इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? हम लोग डिफिनेशन ऑफ फोर्स जान गए थे कि डिफिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है। पुशिंग और पुलिंग इज अ फोर्स नहीं, पुशिंग और पुलिंग इज फोर्स नहीं होता है, वो उसके क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पुश और पुल क्या होता है ना, ये एक प्रकार का इफेक्ट होता है। तो फोर्स हम लोग लगाते हैं तो फोर्स का हमको क्या दिखता है, रिजल्ट दिखता है। ओके, तो हम लोग डिफिनेशन ऑफ फोर्स में जाने, क्या जाने हम लोग डिफिनेशन ऑफ फोर्स में, स्ट्रेचिंग हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह के जितने भी चीज़ आपको स्ट्रेचिंग, पुशिंग, पुलिंग और भी तरह के जितने भी सारे आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेज जाने की, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्सेज के बारे में जाने, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जाने की, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट तब तक आपको रेस्ट में ही रहेगा, या अगर मोशन में तो वो भी मोशन में रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगा देते हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जान गए। उसके बाद इनर्शिया जाने थे। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम जाने थे। अब हम लोग क्या जानेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे न्यूटन का थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और लास्ट में हम लोग जानेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड लॉज ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तीनों आज हम लोग पॉइंट को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो एक आपको सेकेंड लॉज ऑफ मोशन समझने से पहले आपको एक चीज़ समझाते हैं। पहले ये सपोज दैट एक बॉल है, क्या है, ये एक बॉल है, इसके ऊपर हम कुछ फोर्स लगाएं। फोर्स लगाने से पहले तो ये जब ये रेस्ट अवस्था में था, क्या था, मोशन में आप पढ़े हैं कि मोशन में स्टेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का दो टाइप का स्टेट होता है, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन में। ठीक है, ये स्टेशनरी यानी कि रेस्ट में था, इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, कोई भी स्पीड नहीं है अभी। ठीक है, और जब इसमें कुछ फोर्स अप्लाइड हुआ तो यहाँ पर जब ये बॉल आया तब इसका क्या हो गया, इसका फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? और इसका मान लेते हैं, इसका कोई वेट भी होगा तो उसका मान लेते हैं कि ये 2 kg इसका वेट है। यहाँ तो कोई डाउट है? चलिए नहीं। ठीक है, और उसी दूसरे कंडीशन में उसी बॉल को हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भी आपको क्या था, ये इनिशियल स्टेट में आपको क्या देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसका जीरो है, और इसका आप देख रहे हैं फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसमें भी हम लोग कोई फोर्स लगाए होंगे तब ये यहाँ पर आया होगा, और इसका भी मास, वही बॉल का मास तो सेम ही होगा, 2 kg का। तो हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग इसमें जानेंगे हम लोगों को कि इसमें जो आखिर यहाँ पर जो चेंजेस आ रहा है, तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आया, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे, हम लोग मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम हम लोग समझते हैं कि मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम हम पढ़ाए हैं कि मोमेंटम क्या होता है कि F = mb होता है। यहाँ तक आपको पता है, क्लियर पता है ना आपको? तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो F यहाँ पर है, ठीक है, फोर्स M और V। ठीक है, तो मास आपका क्या हो गया यहाँ पर आपका, बोलिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपको वेलोसिटी तो दो टाइप का वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, आपको एक हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, एक सेकेंड, एक फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। कोई डाउट? और तब हम लोग क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि m इंटू v होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, m इंटू v। पता है ना आपको, ये अभी हम लोग मोमेंटम में पढ़े थे। मोमेंटम में हम लोग क्या जाने कि m फोर्स क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। यहाँ पे वेलोसिटी तो दो टाइप की वेलोसिटी है, एक इनिशियल वेलोसिटी है और एक फाइनल वेलोसिटी है। तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं कि मोमेंटम में चेंज कितना आया है, इनिशियल वेलोसिटी से लेकर के फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो मोमेंटम में जो चेंज आया है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, m इंटू हो जाएगा क्या, आपको वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पर आपको है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। अब हम लोग देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका, क्या यहाँ पे देखिए तो आपको फाइनल वेलोसिटी हो गया 5 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो अगर हम इसको निकालें और मास कितना है हमारा 2 के, आपको क्या हो गया, मास आपका है 2 kg। अभी दिखाए ना, बॉल का क्या था, मास 2 kg, और जब ये फाइनल वेलोसिटी क्या है 5 और इनिशियल वेलोसिटी है 0, है ना। तो ये हमको क्या निकल के आएगा, हमको आएगा 10, आपको आ जाएगा क्या, आ जाएगा आपको, बोलिए, आपको आ जाएगा 10। अब ये जो आपका जो यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम आया है, आपको जो चेंज ऑफ मोमेंटम आया वो कितना आया है, 10 आया है। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आया आपको, 10। अगर हम सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ आपको चेंज ऑफ मोमेंटम हमको लिखना है, एक सेकेंड, चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनली होता है मोमेंटम का, और मोमेंटम क्या होता है आपको, मोमेंटम होता है m इंटू v। क्लियर यहाँ तक?
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम का डिफिनेशन आपको हम कल बताए हैं। मोमेंटम का डिफिनेशन क्या होता है, किसी भी आपको ऑब्जेक्ट का जो वहाँ उसका मास और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी कि m और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही होता है, क्या होता है, उस बॉडी का डिफाइन किया जाता है मोमेंटम। क्लियर यहाँ तक? तो मोमेंटम पता है ना मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम में अगर हम चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, फाइनल वेलोसिटी में यहाँ पर m है था और v में क्या हो जाता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या यहाँ पे आपको एक इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, तो वहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम निकलेगा। जो चेंज ऑफ मोमेंटम निकलेगा तो यहाँ पर आपको क्या मोमेंटम निकल गया, आपको ये आपका चेंज ऑफ मोमेंटम निकला। ठीक है, अब अगर हम निकालते हैं इस कंडीशन में, अगर हम इसका इस कंडीशन में अगर निकालें तो इस कंडीशन में कुछ और फोर्स लगा है, तो इसमें क्या आपको दिख रहा है आपको कि यहाँ पर अगर हम निकालेंगे, अगर हम चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हम चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें तो यहाँ पर हमको हो जाएगा 2 इंटू, अगर यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 10 आपको मीटर पर सेकेंड है 10, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है 0, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है आपको 0, यानी 2 इंटू 10, यानी कि यहाँ पर आंसर आपको क्या आ रहा है 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही आया आपको, ये सुन लो। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका मोमेंटम में आपको बदलाव दिख रहा होगा। यहाँ पर मोमेंटम क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको मोमेंटम क्या दिख रहा है आपको बोलिए, यहाँ पर आपको 10 kg मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर आपको दिख रहा है 20 kg मीटर पर सेकेंड है। ऐसा क्यों हुआ ये सोचिए। मोमेंटम में आपको चेंज देखने को मिल रहा है, वो ऐसा क्या हुआ इस बॉल में जो आपको इसका मोमेंटम में चेंज आ गया, ये है सवाल। तो समझिए, इसमें फोर्स लगा है कम तो इसका मोमेंटम आया है कम, इसमें फोर्स लगा है ज़्यादा इसलिए इसका मोमेंटम भी आया है ज़्यादा। इसको फोर्स लगा ज़्यादा तब तो इसका वेलोसिटी आया 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसमें फोर्स लगा है कम तब तो जाकर के इसका वेलोसिटी मात्र 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका फाइनल वेलोसिटी। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं होगा। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि चेंज इन मोमेंटम को हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग के फाइनल एक मिनट, चेंज ऑफ मोमेंटम में आपको क्या दिखेगा, आपको जो फाइनल मोमेंटम होता है इनिशियल मोमेंटम में से हम लोग घटाते हैं, वही हम लोग किए हैं कि एम बी माइनस एम यू, यानी वही हो गया आपको इस तरह से। अगर हम कॉमन ले लें तो वही हो गया, अभी जैसे आपको फाइनल आपको बताए थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इससे आपको क्या निकल के आया था 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दिखा था आपको। और उसी तरह अगर हम इसका भी निकालें तो इसमें भी हमको वही दिखेगा, दूसरा केस में भी हमको क्या दिख रहा है कि 20 kg मीटर पर सेकेंड हमको दिख रहा है ना। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि बात को समझिएगा कि फोर्स अगर ज़्यादा होगा, जैसे कि यहाँ इस कंडीशन में देखिए फोर्स यहाँ पर कम था तो मोमेंटम आया मेरा 10 kg मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर फोर्स अगर इस कंडीशन में अगर देखें तो इस कंडीशन में क्या हमको आ रहा है, हमको मोमेंटम क्या आ रहा है 20 kg मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि फोर्स ज़्यादा लगेगा तो मोमेंटम भी हमको चेंज ऑफ मोमेंटम भी हमको ज़्यादा दिखेगा। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनली है चेंज इन मोमेंटम, ये लिख सकते हैं हम लोग चेंज इन मोमेंटम, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले तो इस समझिए। चेंज इन मोमेंटम ये साइन होता है चेंज का, इतना तो पता है आपको। और चेंज इन मोमेंटम पी को हम लोग क्या चीज़ से दर्शाते हैं, मोमेंटम से, यानी m इंटू भी से। यहाँ तो कोई डाउट है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम का, मोमेंटम में जो बदलाव आ रहा है वो फोर्स, यानी कि ज़्यादा फोर्स लगेगा तो मोमेंटम ज़्यादा आएगा, कम फोर्स लगेगा तो मोमेंटम कम आएगा। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है डाउट, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या है कि मास द फोर्स मोर अगर ज़्यादा होगा तो विल बी चेंज इन मोमेंटम। जैसे जैसे हम लोग को फोर्स में अगर हम बदलाव करेंगे तो मोमेंटम में हम लोग को बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ तो कोई डाउट है। अब एक और कंडीशन है, चलिए हम लोग, अच्छा ये कभी देखे हैं, एक सेकेंड, एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। ये आपने देखा है कि कभी क्रिकेट में जब कोई कैच लेता है तो वो क्या करता है, वो कैच लेते हाथ पीछे की ओर करता है। कभी आपने देखा है कि कैच लेते वक्त क्या करता है, वो डायरेक्ट हाथ में अगर इस तरह से यहीं पर बॉल आ रहा है और यहीं पर हाथ लगा देगा ना तो हाथ में उसको क्या लगेगा, चोट लगेगा। तो ये हाथ में क्या होता है, हाथ पीछे करता है। अब सवाल है क्यों, आखिर वो हाथ में कैच लेते वक्त, बॉल को कैच करते वक्त वो हाथ इस तरह से पीछे क्यों करता है, ठीक है, वो उसी वक्त ही कैच क्यों नहीं करता। अब एक और कंडीशन है कि ये मान लीजिए एक आपको ये इस तरह का एक कांच का ग्लास होता है ना, एक कांच का
आपको ग्लास होता है ना, ये कांच का गिलास है, ये नीचे गिरा किसी सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे गिरा, तो यहाँ पर ये आपको ऐसे आपको ये टूट करके आपको टूट गया, ठीक है, नीचे में गिरा तो ये क्या होगा, कांच का गिलास था, नीचे ऊपर से हम छोड़े तो नीचे में आकर के गिर गया। लेकिन अगर हम इस पर गिराएं, कोई हम रबर वाला या कुशन पर अगर गिराएं हम, ठीक है, रबर बेड पर या रबर पर हम ऐसे गिराते हैं, तब उस पर क्या होता है, वो नहीं फूटता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो ऐसे का आपको ऐसा ही आपको दिखेगा, ठीक है, ये नहीं फूटेगा। अब सवाल है, इसमें फूट क्यों जाता है, इसमें ब्रेक क्यों हो जाता है, और इसमें वैसा का वैसा ही क्यों रह जाता है, ठीक है, ये है सवाल। इन दोनों को समझने से पहले हम लोग समझते हैं पहले ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जब ये यहाँ से गिर रहा होगा, हम आपको मोशन चैप्टर में बताए हैं कि जब कोई चीज़ ऊपर से हम लोग कोई भी चीज़ गिराते हैं तो वो पहले तो ये क्या होता है, रेस्ट अवस्था में होता है, क्या होता है, रेस्ट में रहता है, रेस्ट स्टेट में होता है। जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरता है तो यहाँ पर इसका फाइनल वेलोसिटी होता है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जब नीचे में यहाँ पर आपका फाइनल होगा या नहीं होगा, जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरता है तो उसका क्या होता है, वेलोसिटी में इंक्रीजेस देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे वेलोसिटी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, यहाँ पर आपको वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जीरो से आपको यहाँ पर ये स्टेट है, यहाँ पर आपको क्या है ना, आपको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ से कोई आया, पीछे से कोई धक्का दे दिया, यहाँ से कोई पीछे से धक्का दे दिया, तो अब जो ये नीचे गिरेगा यहाँ पर जो आएगा, तो यहाँ पर आपका फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगा। समझ आया। मान लेते हैं कि बॉल का वेट कुछ और है, जैसे कि 1 ग्राम या कोई चीज़ मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यस और नो। इनिशियल वेलोसिटी तो इसका जीरो ही ना होगा, क्योंकि वो स्टेट है, ऊपर से कोई भी चीज़ को छोड़ते हैं जब हम लोग, कोई कांच का गिलास हो या कोई भी बॉल हो, जब हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वो रेस्ट में है। लेकिन जब वो नीचे जब जाता है, जब गिरता है, तब उसका ना स्पीड बनता है, वेलोसिटी बनता है, और वो वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होने को दिखेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि m/v होता है, यहाँ तो आपको पता है ना, यस और नो। और यहाँ पर तो दो वेलोसिटी दिख रहा है, एक इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो उसको हमको चेंजेस निकालना होगा। अगर हम यहाँ पे चेंजेस इन मोमेंटम निकाले तो वह चेंजेस इन मोमेंटम क्या निकलेगा, अगर हम ऐसा करें, इसका हम ले लेते हैं 1, क्या ले लेते हैं, आपको 1 ले लेते हैं, और इसका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, नीचे जो गिरा था, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, जो ज़मीन पर टकराया होगा तो तभी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन जब ऊपर से जब गिरा रहे होंगे, जब वो स्थिर था तो जीरो ही होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो जब होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये आएगा तो आपको क्या आया, चेंज इन मोमेंटम आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको 10 kg मीटर पर सेकेंड चेंज क्या आएगा, आपको ये आएगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम क्या आ रहा है, आपको 10 kg मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब वही चीज़ अगर हम इसको यहाँ पर गिराते हैं, ये जब हम इसको रबड़ इस पर गिरा रहे थे, जब हमको बेड पर गिरा रहे थे, तब वो नहीं फूटा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है ना, जब हम लोग ऐसे जगह पर गिराते हैं जहाँ पर रबड़ हो, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग गिराते हैं ना, तो यहाँ पे बाउंस करता है। यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पर क्या होता है, बाउंस करता है। इस जगह पर क्या करता है, बाउंस करता है। बाउंस करने के बाद क्या होता है कि वो उसके साथ साथ कांच का जो गिलास है वो भी थोड़ा सा उछल जाता है, उसके साथ हल्का सा उछलेगा, वो तुरंत नहीं रुकता है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उसका वहाँ पर वजह करके वहाँ पर डायरेक्ट नहीं होता है ख़त्म, ठीक है, रुकता नहीं है। तो आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा होगा कि यहाँ पर आपको जब ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो सकता है पहले जब घटता, यहाँ पे जो घट रहा होगा फाइनल वेलोसिटी तो 5 होगा, फिर आपको 2 होगा, तब आपको 0 होगा ना, 5 मीटर पर सेकेंड, तब 2 मीटर पर सेकेंड, तब 0। तो मान लेते हैं यहाँ पर 5, क्या ले लेते हैं यहाँ पर, जब ये टकराया होगा तब तो 5 होगा ना जी। वो 1-2 बार आकर के भले ज़मीन पर रबड़ पर या बेड पर या कुशन पर जब गिर रहा होगा तब ना जाकर के वो रुका होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब 0 होगा। लेकिन अभी क्या है 5, उस शुरुआत में आपको क्या हो गया 10। एक मान लेते हैं कि ऊपर से जब छोड़े वहाँ पे 10 है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर आपको क्या हो गया 0। यहाँ पे ऊपर में क्या था, आपको 0 था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0। मास तो वही रहेगा, मास तो बदलता नहीं है। तो वहाँ पर आपको क्या होगा, इस ऐसे कंडीशन में क्या होगा 1 यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, आप फाइनल वेलोसिटी आपको क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा आपको 5। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 5, और यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0। और जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो हम लोगों को चेंज इन मोमेंटम को क्या देखने दिखेगा हमको कि 5 kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसीलिए ये नहीं फूटा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको ये दिखा रहा है, हम आपको बताए हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है फोर्स, अभी जस्ट बताएं कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है
चेंज इन मोमेंटम, यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा आपको क्या निकलेगा, चेंज इन मोमेंटम निकलेगा, यानी मोमेंटम वहाँ पे ज़्यादा होगा। अब इस कंडीशन में देखिए, जब वो सरफेस पर गिर रहा था, जब वो प्लेन सरफेस पे गिर रहा था ना, तब उसका क्या था 10 kg मीटर पर सेकंड था, और जब वो रबर बेड पर गिर रहा था तभी उसका था 5 kg मीटर पर सेकंड था। इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ये 10 kg जो आया है मीटर पर सेकंड आया है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लगा है, तभी तो ज़्यादा है ये बात को समझिए। अभी हम क्यों समझाएं ये, अभी हम क्यों निकालें कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम, ये भी हम आपको क्यों बताएं। वो जो बॉल का कंडीशन में अभी जस्ट हम आपको बताए हैं, वो क्यों बताएं कि इस क्या होता है, ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा आपको मोमेंटम दिखने को मिलेगा, कम फोर्स लगेगा तो कम मोमेंटम आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कम इसलिए आया है कि यहाँ पर फोर्स लगा है कम, और यहाँ पर ज़्यादा इसलिए आया है कि यहाँ पर लगा है फोर्स ज़्यादा, और कम फोर्स लगा है इसलिए वो गिलास नहीं फूटा। अब समझ में आया। अब यही चीज़ हम लोगों को होता है कि जब कैच लेते हैं तब, क्योंकि कैच लेता है ना तो होता है क्या कि जब आ रहा होता है, जब स्पीड में जब बॉल आ रहा होता है तो क्या करता है, जब हाथ पीछे इस जब करता है ना वो, तभी क्या करता है उसके वेलोसिटी को क्या करता है धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे स्लो करता है। वो ग्रेजुअली क्या करता है आपको यहाँ से यहाँ तक में स्लो हो जाता है उसका स्पीड, ठीक है। जब वो हाथ में लेने के बाद जब हाथ जस्ट पीछे करता है ना तो उसका स्पीड इंक्रीज होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा 5 होगा, तब यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऐसा एक मान के चल सकते हैं। तो जब टकराया होगा तब क्या होगा 5, उसके बाद यहाँ पर पीछे लिए तब 2, यहाँ पे आकर 0, तब हाथ में पूरा प्रॉपर आपको हाथ में है। अब समझ में आया। इसलिए हमको यहाँ पर कैच जब लेता है तो ऐसे करके हम लोग कैच लेते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, यहीं से हम लोगों को समझ में आएगा अभी आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, एक चीज़ और है। अच्छा, ये इसमें एक चीज़ समझिएगा, इसमें आपको जो दिख रहा है, एक चीज़ को देखिए ज़रा सा, इसमें आपको दिखेगा कि ये जो गिरा, ये जैसे गिरा तो ये इसका आपको जो दिख रहा है, आपको यहाँ पर जो ये जैसे गिरा तो ये आपको आया, यहाँ पर आपको क्या आया था 10 kg आपको आया, 10 kg आया, ठीक है। और यहाँ पर आपको 5 kg आपको दिख रहा है, 5 kg मीटर पर सेकंड दिख रहा है। यानी क्या यहाँ पर मोमेंटम क्या हो रहा है, मोमेंटम हमारा कम है, या मोमेंटम हमको थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। इसके मुकाबले में तो ज़्यादा ही ना दिख रहा है, तो ज़्यादा दिख रहा है यानी कि यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगा था फूट गया, यहाँ फोर्स कम लगा तो नहीं फूटा। अब क्या होता है, एक चीज़ को देखिएगा, फोर्स ज़्यादा लगा तो समय किसको लगा सरफेस को छूने में ज़्यादा, ये बोले थे रुकने में, किसी भी वस्तु को रुकने में समय किसको जल्दी लग रहा है, इसको लग रहा है समय जल्दी। ये आराम से आकर के स्थिर हो गया, ये सुन नो। ये अगर हम पूछे कि अगर हम किसको समय जो हो रहा है, समय जो लग रहा है इसको आने में, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट जो रुका, इस जगह पर जाकर के डायरेक्ट रुका यहाँ पर आकर के, लेकिन ये डायरेक्ट रुका, ये थोड़ा बाउंस किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बाउंस किया, और बाउंस करने के बाद जाकर के कुछ देर के बाद ये रुका, तब ना जाकर के ये बच गया फुटने के लिए। यानी कि ज़्यादा फोर्स लग रहा है कम समय में। बात को समझिएगा, यहाँ पर कम फोर्स लगा है तो यहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है, इस चीज़ को समझिए। ज़्यादा फोर्स लगा तो यहाँ पर कम समय में ही रुक गया, फूट के ख़त्म हो गया गिलास। यहाँ पर कम फोर्स लगा तो गिलास तो नहीं फूटा, लेकिन कुछ देर के बाद जाकर के गिलास रुका, कुछ सेकेंड, कुछ मिनी सेकेंड, लेकिन रुका तो सही कुछ लेट से। तो इससे एक चीज़ और समझ में आता है हम लोगों को कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली टाइम का। अब बात को समझिए, इन्वर्सली टाइम में कैसे हुआ कि फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो टाइम आपको क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। फोर्स कम होगा हमको, मतलब फोर्स कम लगेगा तो टाइम हमको ज़्यादा लगेगा। अभी हम लोग जस्ट देखें कि एक जो आपको इसमें जो हम देख रहे हैं, ये जो ग्लास जो गिर रहा है या कम समय में ही फूट गया, इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। इस चीज़ को समझ में आया, यहाँ तो कोई डाउट। तो ये चीज़ जो हम आपको समझाएं, इसलिए समझाएं हैं कि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि अगर हम लोग ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल है किस चीज़ का, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अभी जस्ट बताएं, और अभी जस्ट ये भी बताया हमको कि फोर्स प्रोपोर्शनल है 1/t, यानी कि टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि p/t लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर दोनों को मर्ज कर दे तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। यहाँ पे पहले इस चीज़ को समझिए। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं ना, फोर्स प्रोपोर्शनल है आपको चेंज इन मोमेंटम बाय टी। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एक आपको यहाँ से जो यहाँ तक गया तो यहाँ पे इनिशियल होगा, यहाँ पर आपको फाइनल होगा, इसका कोई मास होगा तो मास में क्या होगा, एम भी में से माइनस होगा एम यू। यस और नो। भी मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी और यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, इसको भी आई भी लिख सकते थे। यस और नो। इतना तो कोई डाउट नहीं होगा।
इनिशियल वेलोसिटी आप ये आपको हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपको फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी हम लोग घटाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मास के साथ जब हम लोग घटाते हैं तो हम लोग को चेंज इन मोमेंटम मिलता है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जब आपको फाइनल वेलोसिटी के साथ जब मास के साथ माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी के साथ मास के साथ मल्टीप्लाई करके, तब हम लोग को निकलता है आपको चेंज इन मोमेंटम। अभी हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाले थे ना, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम बी माइनस एम यू। यस और नो, यहाँ तो कोई डाउट, चलिए गुड। अगर हम इसको कॉमन ले ले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m अगर कॉमन ले ले दोनों में से तो v माइनस यू निकल जाएगा, v माइनस यू निकलेगा। और जो v माइनस यू होगा तो हम लोगों ने पढ़ा है कि a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। यस और नो, होता है या नहीं होता है, इतना तो आपको पता होगा, याद है कि नहीं है। तो ये आपको होता था ना, v माइनस यू बराबर आपको होता था आपको ए टी होता था, और v बराबर हो जाता था आपको, v बराबर होता था u प्लस ए टी। यही ना होता था जी, पहले मोशन चैप्टर में आपको समझाए हैं। मोशन चैप्टर में जो पहला आपको इक्वेशन समझाए थे आपको, यही तो था ना पहला इक्वेशन कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो वही आपको इक्वेशन में आप देखिए तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। यस और नो, और उसी को अगर हम यहाँ पर अगर हम देखें तो v माइनस यू बाई टी हमको दिख रहा है इतना दूर में, यहाँ पर हमको दिख रहा है b माइनस यू बाई टी। तो हम इसको लिख सकते हैं b माइनस यू बाई टी को हम लोग एक a से डिनोटेट कर सकते हैं। यस और नो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, m इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको है प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएं k दे करके, अगर हम हटाएं k को हम ऐसा प्रोपोर्शनल मान सकते हैं कि जो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनल मान ले, जिसको वैल्यू ऑफ एसआई यूनिट में आपको 1 होता है। क्या होता है, वैल्यू ऑफ एसआई यूनिट में कांस्टेंट का 1 होता है। तो हम लोगों को इक्वल का साइन देने के लिए क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, और k अगर 1 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एम ए बाद में बचेगा। यस और नो। तो हम लोगों को सेकेंड लॉज ऑफ मोशन जो आया वो यही होता है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब समझ में आया कि F इज इक्वल टू एम ए आपको क्या होता है, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। कोई डाउट। अब इसी को अगर हम डिफिनेशन में समझे, वही हम अगर आपको शुरू में डिफिनेशन समझाते तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ा। आप उसको समझते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले समझिएगा चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम ये है, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है आपको, ये है, ठीक है। पी अगर इसी को चेंज ऑफ मोमेंटम को बोले तो वही होता था आपको एम बी माइनस एम यू। बात को समझे, यही होता है ना चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, यही होता है। अब बोला रेट, तो रेट निकालने के लिए कितने टाइम में, तो जब हम लोग टाइम के साथ करते हैं ना तो वही हो तो है। देखिए आप अभी हम आपको शुरुआत में आपको वही तो समझाए थे, देखिए है ना, आपको चेंज इन मोमेंटम बाई टी। यस और नो, होता है ना। तो जो हम लोग रेट निकालते हैं ना किसी भी चेंज ऑफ मोमेंटम का, किसी भी आपको बॉडी का, ठीक है, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू अप्लाइड फोर्स। अभी हम बताए थे ना वो फोर्स का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अभी तो वही तो हम समझाएं, प्रोपोर्शनल होता है एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। और उसी डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा जहाँ पर जिस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स जहाँ पर लग रहा है जिस चीज़ पर, उसी डायरेक्शन में आपको लगेगा, ठीक है, मूव करेगा। तो आप ये आपको समझ में आया कि सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, F इजिकल्स टू एम ए। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी से हम लोग को एम ए अभी निकला। P क्या होता है आपको, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ तक कोई डाउट, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्लियर है। यहाँ तक सेकेंड लॉज ऑफ मोशन आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको थर्ड लॉज ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले हम आपको एक चीज़ पूछते हैं, क्या आपने वॉक किया है कभी? वॉक करते हैं तो कभी क्या देखते हैं हम लोग, नॉर्मल चलते हैं, उसमें अब क्या कौन सा आम बात है, कोई तो उसमें तो कोई बड़ा बात है नहीं, ठीक है। अब अगर हम लोग चलते हैं कहीं पे भी, सपोज दैट ये ग्राउंड है और ये आपका पैर है, ठीक है, ये पैर है। तो जब हम लोग चलते हैं, ठीक है, ये हम लोग जब चलते हैं नीचे, जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग को होता क्या है, हम लोग कभी ध्यान दिए हैं चलने में, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आपको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन छुपा हुआ है वॉकिंग में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, यहीं पर आपको वॉक में आपको छुपा हुआ है, ठीक है। आप कैसे छुपा हुआ समझते हैं, जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग को क्या होता है, समझे, कोई भी चीज़ हम लोग को चलने के लिए तो एक फोर्स की आवश्यकता होती है ना, हम लोग ऑटोमेटिक। अच्छा एक चीज़ को समझिए, मोशन चैप्टर में समझे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए उसको कोई फोर्स की आवश्यकता होती है। ये सर नो। तो हम लोग नॉर्मल स्टेट, हम लोग सोए हुए हैं, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग ऐसे खड़ा है, नॉर्मल खड़ा है, तब तो हम लोग रेस्ट अवस्था में। लेकिन जब हम लोग चलने लगते हैं तो कौन हमको फोर्स दे रहा है, पीछे से कोई फोर्स दे रहा होता है, फोर्स दे रहा होता है
अब सवाल है कौन फोर्स दे रहा होता है हम लोग को चलने के लिए, कौन आगे धकेल रहा है हमको फोर्स दे रहा है, यही तो सवाल है। तो समझाते हैं, जब हम लोग ज़मीन पर चलते हैं ना, जब हम लोग जो कदम रखते हैं, तो जो हम लोग पैर से फोर्स लगाते हैं, ज़मीन को धक्का मारते हैं, पुश करते हैं, ग्राउंड को क्या करते हैं, अर्थ को क्या करते हैं, हम लोग पुश करते हैं। लेकिन अर्थ तो हिलता हुआ नहीं दिखता है, सीधी सी बात है। किसी चीज़ को अगर हम पुश करेंगे, बॉल है, अगर हम इसको पुश करेंगे तो बॉल तो हिलता हुआ दिखेगा, लेकिन ज़मीन पर भी तो हम पैर से पुश कर रहे हैं, ज़मीन तो हिलता हुआ नहीं दिखता है, उसका तो रिजल्ट नहीं दिखता है। तो रिजल्ट नहीं दिखता है तो क्या फोर्स नहीं कहलाएगा? हम आपको क्या बताए थे, फोर्स इनविजिबल होता है। फोर्स पुश और पुल क्या होता है, ये फोर्स नहीं कहलाता है। पुश और पुल तो इफेक्ट है, रिजल्ट नहीं दिखने का ये मतलब नहीं होता है कि फोर्स नहीं लग रहा है। हो सकता है आप दीवार को हिला रहे होंगे लेकिन दीवार नहीं हिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो फोर्स तो लग रहा है। अब फोर्स लग रहा है तो फोर्स आप पैर से लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, पैर से लगा रहे हैं, नीचे से लगा रहे हैं, ठीक है। और पैर से नीचे से लगा रहे हैं ना, तो होगा क्या कि ग्राउंड भी आपको एक रिवर्स फोर्स देगा। क्या करेगा? आपको रिएक्शन फोर्स देगा। क्या करेगा? आप एक्शन फोर्स दिए हैं, जो आप दिए ना, वो आपके कदम से जो नीचे गया वो एक्शन फोर्स है। क्या है वो? एक्शन। और जो इधर से जो आपको दिया जाता है उसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? रिएक्शन, ठीक है, वो रिएक्शन फोर्स है। इतना दूर समझ में आया आपको? यस और नो? तो जो हमको ग्राउंड भी हमको एक फोर्स देता है, तब हम लोग को क्या होता है ना, सुनिए, फोर्स क्या होता है, यहाँ देखिए, कोई भी चीज़ में आप अगर आपको, चलिए आपको लगे कि सर हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा तो हम नहीं देखें, तो आपने ट्रेडमिल देखा होगा। ट्रेडमिल में क्या करते हैं लोग ट्रेडमिल पे चलते हैं, वॉक करते हैं। जो उसको बाहर नहीं जाते हैं हम लोग उसके ट्रेडमिल पर हम लोग वॉक करते हैं ना जी। तो ये ट्रेडमिल पर क्या होता है, ऑन कर दिए, यहाँ ये आपको बेल्ट चलने लगता है, इस तरह से मुड़ने लगता है, इसी तरह से चलता है ना, और इस पर हम लोग चलते रहते हैं। इसको आप बंद रखिए, ट्रेडमिल को बंद रखिए, इसी बेल्ट पर आप चलने की कोशिश कीजिएगा। जब आप चलिएगा ना बंद बेल्ट में भी, तो जब आप चलने की कोशिश कीजिएगा तो ये आपको पीछे जाएगा। अब पीछे जाएगा, ये इसलिए पीछे जाएगा क्योंकि आपने फोर्स दिया है। ग्राउंड तो हिलता हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन ट्रेडमिल पर तो आपको दिख जाएगा चलते हुए। तो जब आप फोर्स दीजिएगा ना, तो ये आपको इधर जाएगा, समझ में आ रहा है? वो इधर जाएगा और आप आगे इसलिए जाइएगा क्योंकि ये भी एक आपको फोर्स दिया। क्या समझे? तो फोर्स आपको इक्वली फोर्स मिलेगा। जितना फोर्स आप लगा रहे हैं, जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाइएगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का आपको रिवर्स फोर्स मिलेगा। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरह एक और एग्जांपल अगर देखें तो ये जो रनिंग है, तो यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, रनर पुश कर रहा है बैक टू डाउन टू द गर्थ। ये क्या कर रहा है, एकदम पुश कर रहा है ज़मीन को। क्या कर रहा है? जब दौड़ते हैं, जब चलते हैं, तो ये क्या करता है, पुश करता है, ज़मीन को पुश करता है। लेकिन ज़मीन पुश तो करता है, ज़मीन का तो रिजल्ट नहीं दिखता है, लेकिन हमको उतना का ही हमको रिवर्स मिलेगा फोर्स। क्या मिलेगा? रिवर्स देता है। ये ग्राउंड भी पुश करता है, हम लोग को फॉरवर्ड करता है एंड अप टू रनर। तो हम लोग को इधर भी हमको एक मिलता है फोर्स। समझ में आया? तो फोर्स क्या होता है, इसीलिए हम लोग जब चलते हैं, जब हिलते हैं, जैसे आप अभी हिल रहे हैं, तो ये आपको कौन क्या लग रहा है, जिस तरह से आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें एक फोर्स लग रहा है। जितना आप ग्राउंड को फोर्स दीजिएगा उतना ही फोर्स आपको रिटर्न में मिलेगा। इसीलिए हम लोग जब चलते हैं, जब हम लोग खड़ा होकर के स्थिर है तो ठीक है, ठीक है। ग्रेविटी तभी तब रोका हुआ है। आपसे ग्रेविटी से मत लिंक कीजिएगा, अभी हम आपको ग्रेविटी से समझाएंगे उसका मतलब। तो होता क्या है, ग्रेविटी हम लोग को चलने में मदद नहीं करता है। पहली बात क्लियर कर देते हैं हम आपको, ग्रेविटी चलने में मदद नहीं करता है। ग्रेविटी हमको हमेशा खड़ा करने में, स्थिर करने में हम लोग को मदद करता है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? स्विमिंग देखें करते हुए, स्विमिंग में कभी सोचे हैं कि ये जो पानी में जो हाथ मारता है, ठीक है, तो ये आगे की तरफ कैसे मूव कर जाता है? कभी सोचे हैं कि स्विमिंग में ये कर रहा है, ये आगे की तरफ कैसे मूव कर जाता है? तो वही बात है, जितना फोर्स से ये हाथ से इधर मारेगा ना, पुश करेगा, उसको उतना फोर्स से इसको भी लगेगा धक्का। बात को समझ रहे हैं? जैसे हम लोग हाथ से ऐसे फोर्स मारेंगे तो हम लोग को क्या होगा, पीछे से हम लोग को फोर्स लगेगा और वो आगे की ओर धकेलेगा। समझ रहे हैं? तो यही होता है, जितना फोर्स हम देंगे उतना का रिटर्न का फोर्स हमको मिलेगा। सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स मिलता है, सेम मैग्नीट्यूड का। और यही होता है थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ये कुछ नहीं है, इसी को अगर हम समझाएं कि थर्ड लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, तो वो ये होता है कि व्हेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स, जब एक फोर्स देता है एंड अनदर बॉडी, क्योंकि देखिए कभी भी फोर्स में दो बॉडी का होना तो निश्चित है, दो चीज़ का होना तो निश्चित है। दो बॉडी करने का मतलब है, जैसे कि हम चल रहे हैं तो उस वक्त में कौन लग रहा है हमको बॉडी, बताइए? हम हैं और एक अर्थ है, हम हैं और एक अर्थ है। तैर रहे हैं तो हम लोग को क्या दिख रहा है उस वहाँ पे, हम हैं और हम लोग को क्या दिख रहा है, पानी है,
ठीक है। तो सब जगह पर आपको दो बॉडी तो दिखेगा इन अनदर बॉडी, तो सेकेंड बॉडी क्या करेगा, एक इक्वल आपको अमाउंट में अपोजिट फोर्स देगा। एक चीज़ और होता है, आप इधर अगर फोर्स दे दीजिएगा तो आपको रिटर्न में इधर फोर्स मिलेगा, एकदम अपोजिट मिलेगा। याद रखिएगा, जो फोर्स मैग्नीट्यूड समान रहेगा, जितना का फोर्स दिए मैग्नीट्यूड तो समान रहेगा, कि जैसे आप 2 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं तो आपको 2 न्यूटन का ही आपको रिटर्न मिलेगा। आप समझ रहे हैं, एकदम सेम अमाउंट का मिलता है, कभी भी आपको कम का नहीं मिलेगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। तो अपोजिट फोर्स ऑन द बॉडी, यही है आपको थर्ड लॉज ऑफ मोशन, कि किसी भी बॉडी पर अगर एक फोर्स लगता है, दूसरे बॉडी पर लगाता है, कोई भी एक बॉडी दूसरे बॉडी पर अगर फोर्स लगाता है तो उसको सेम अमाउंट में आपको अपोजिट आपको फोर्स आपको मिलेगा। समझ में आया, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी, उसको हम लोग कहते हैं एक्शन। जो ये दे रहा है जमीन पर ग्राउंड पे, तो ये क्या कर रहा है, ये जो पुश कर रहा है ग्राउंड को, अर्थ को, ये क्या कहलाएगा, एक्शन फोर्स कहलाएगा। और जो सेकेंड बॉडी से जो हमको फोर्स मिलेगा उसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। यहाँ तो कोई डाउट। और इससे अगर हमको सिंपल भाषा में कहें कि नहीं, थर्ड लॉज ऑफ मोशन को और सिंपल वर्ड में कह दें तो यही कहेंगे कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सीधी सी बात है, सभी एक्शन का आपको इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आपको दिखेगा। बात को समझ रहे हैं, अपोजिट रिएक्शन को देखने को मिलेगा। जैसे कि एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ये इसको अगर एक थप्पड़ मारेगा तो ये भी इसको एक थप्पड़ मारेगा, यानी कि एक एक्शन का आपको रिवर्स आपको एक्शन मिलेगा। ये मजाक के तौर पर था, ये एक दिखाने के लिए था कि आप जो भी एक्शन कीजिएगा आपको रिटर्न में मिलेगा, यानी टिट फॉर टैट। ठीक है, आपको ये पता है। चलिए आगे अगर हम बात करें, इसका कुछ एप्लीकेशन भी है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन क्या है कि कभी आपको देखे होंगे कि गन रिकॉल होते हुए, अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, टीवी समय दिखेगा, या कभी आप देखे होंगे कि गन जब चलता है तो उसका गन थोड़ा सा उछल जाता है, गोली चलने के बाद हल्का सा गन उछलता हुआ दिखेगा हाथ में। ठीक है, फेंकाता तो नहीं है उतना दूर तक, लेकिन उछलता हुआ दिखेगा। तो सवाल आता है, बहुत ही फेमस सवाल है इस चैप्टर पे रिलेटेड, ये फेमस सवाल होता है कि वाई डू द गन रिकॉइल्स। ठीक है, गन रिकॉइल क्यों करता है, आखिर गन रिकॉइल क्यों करता है? तो अब हम उसको अगर फिगर पे दिखाएं, ये है गन। ठीक है, बिफोर फायरिंग आपका कुछ ऐसा है, बिफोर फायरिंग ऐसा है, लेकिन आफ्टर फायरिंग होगा ना तो ये पीछे की तरफ, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, ये वाला जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये पीछे की तरफ थोड़ा जाता है, ये पीछे की तरफ जाता है, और बंदूक से आपको ये बुलेट बाहर जा जाता है। क्या होता है, बुलेट बाहर जाता है। अब सवाल ऐसा क्यों? ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिएगा, ये जब चला रहा होगा ना, जब इससे जब फायर होगा, जब यहाँ से निकलेगा फायर होगा ना, तो इसको एक जड़क लगेगा कंधा पर, यहाँ पे इसको कंधा पे चोट लगता है। जब भी फायर किया जाता है तो जो भी आपको आर्म्ड होते हैं, ठीक है, वो जब आपको लगता है, जब आपको कंधा पे सटा करके आपको जो फायर करेंगे तो कंधा पर एक चोट लगेगा पीछे, रिवर्स। अब सवाल है क्यों? तो सीधी सी बात है, अभी जस्ट पढ़े कि आपको जो भी एक्शन करते हैं उसका आपको रिवर्स एक्शन मिलता है। यानी कि अगर इस बंदूक से जो गोली निकला है, आपको इससे जो गोली निकला है, तो उससे क्या है कि इससे ये जो आपको मान लेते हैं ये गन है, ठीक है, और ये है आपका बुलेट, ये आपका है बुलेट। तो जब ये गन से, जब बुलेट से अगर एक फोर्स लगा तो आपको तो इसका भी तो एक रिवर्स आपको देखने को मिलेगा, आपको रिवर्स देखने को मिलेगा। अब रिवर्स देखने को मिलेगा तो सवाल ये है कि हम तो बोले मैग्नीट्यूड तो समान होता है, मैग्नीट्यूड समान होता है तो हमको एकदम सेम अमाउंट में हमको गन भी उतना दूर जाता हुआ दिखना चाहिए जितना दूर हमको गोली जाता हुआ दूर दिखेगा, क्योंकि जितना फोर्स से गन के थ्रू लगा है बुलेट पे, उतना ही हमको ये भी दिखना चाहिए। अब सवाल है ऐसा क्यों नहीं होता कि गन भी उतना दूर पीछे की तरफ जाता है? कहने का मतलब गन भी उतना दूर पीछे की तरफ चले जाए, अपोजिट डायरेक्शन में तो जाता है, इतना तो पता है आपको, जितना आपको बुलेट में लगेगा उतना लगेगा। अब सवाल ऐसा इसलिए होता है कि आपको ये चीज़ आपको समझना होगा। अभी हम आपको समझाएं कि F इजिकल्स टू क्या होता है, ma। अभी हमको समझाए थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, समझाए थे। अगर हम इसी को अगर हम देखें तो हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि m बराबर a इजिकल्स टू F बाय a, यानी कि फोर्स बाय आपको एक्सेलरेशन, ऐसा लिख सकते हैं, ये सर नो। यानी मास जो होता है, ये आपको दिख रहा है कि मास ज़्यादा होगा तो आपको फोर्स भी
ज़्यादा हो लगेगा। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा किसी का वेट उतना ज़्यादा कोई फोर्स लगेगा, यहाँ तो कोई डाउट। लेकिन जितना ज़्यादा आपको मास होगा उतना ज़्यादा आपको दिख रहा है कि इन्वर्स आपको दिख रहा है, नीचे है आपका एक्सेलरेशन, उतना कम आपको एक्सेलरेशन लगेगा, उतना आपको कम आपको वहाँ पर दिखेगा, उतना कम। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा का कम एक्सेलरेशन। अब यहाँ सवाल है बुलेट में, अगर हम देखें तो बुलेट में गोली का मास और गन का मास में तो बहुत अंतर है, यस और नो। तो इसका मास है कम तो इसका एक्सेलरेशन आपको ज़्यादा मिलेगा दूर जाता हुआ। अब बात को समझिए, इसका मास है कम तो इसका एक्सेलरेशन आपको मिलेगा कम, सॉरी इसका मिलेगा एक्सेलरेशन आपको ज़्यादा, इसलिए दूर है। लेकिन इसका मास है आपको ज़्यादा, गन का मास क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको, कम। ऐसी वजह जो यहाँ पर जो आपको एक छोटा सा आपको लगता है, जो यहाँ पे धक्का लगता है वो थोड़ा सा आपको रिकॉल करता है, समझ में आया। उसी कारण यहाँ पर जो लगता है, ये जो आपको जो धक्का पीछे लगता है वो इसलिए लगता है जब इसे फायर करते हैं ना, तो इससे अब ऐसा नहीं है कि नहीं सेम अमाउंट में तो मिलता है, अमाउंट भी सेम अमाउंट में आपको मिलेगा, लेकिन होता है कि एक्सेलरेशन कम होता है, इसलिए कि मास भी डिपेंड है ना। अब हम चलेंगे और हम अर्थ को बोलेंगे कि जितना मेरा कदम का फोर्स लगा अर्थ भी उतना दूर जाना चाहिए, मतलब एक कदम जितना हम उठा करके हम अगर हम चले रोड पर वॉक करें उतना दूर अर्थ भी घसकता हुआ दिखता है पीछे, नहीं ना। वो इसलिए नहीं दिखता है कि अर्थ का मास और हमारा मास में बहुत अंतर है कि नहीं है, तो हम लोग को उस चीज़ पर नहीं दिखता, लेकिन ट्रेडमिल पर तो दिख जाता है। ट्रेडमिल पर चलते हैं जब हम लोग तो उसमें क्या दिखता है, जब बंद में भी ट्रेडमिल पर हम लोग जब चलेंगे तो वो ट्रेडमिल पीछे होता हुआ दिखेगा। जिससे क्या समझ में आता है कि सेम अमाउंट में मैग्नीट्यूड में तो मिलेगा, लेकिन मास भी डिपेंड करता है। कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट है। चलिए अब इसी के ऊपर में आपको ये है कि व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, जब गन से होता है तो फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल्स, वो इक्वल होता है। फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड, वो तो फोर्स एकदम इक्वल होगा, यह हमेशा याद रखिएगा। फोर्स क्या होता है, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, तो इसीलिए हम लोग इक्वल का साइन देंगे कि ये भी फोर्स इक्वल है आपका ये फोर्स का। अब सवाल है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको लिखा हुआ है कि जीबी क्यों लिखा हुआ है। जीबी का मतलब है जो फोर्स गन के थ्रू बुलेट में लग रहा है, बात को समझिए। जीबी का मतलब है गन के थ्रू जो बुलेट पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स, और वो फोर्स जो कि बुलेट के थ्रू गन पे लग रहा है वो फोर्स, यानी कि बुलेट से भी तो एक फोर्स लगेगा ना, क्योंकि हर एक्शन का आपको रिवर्स एक्शन मिलेगा, ठीक है। अब यह माइनस का साइन इसलिए लगाएं कि अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखता है, इसीलिए माइनस का साइन। कोई डाउट, मतलब पीछे की ओर दिख रहा है ना, तो इसीलिए माइनस। क्योंकि अगर आपको देखें तो आपको इधर वाला तो आपको क्या दिखेगा, आपको बोलिए, आपको दिखेगा, आपको ये दिखेगा, आपको प्लस में दिखेगा, और वही चीज़ आपको इधर दिख रहा है, यानी बुलेट से गन तरफ। ये देखिए ना, बुलेट और गन लिखा हुआ है, यानी कि बुलेट के थ्रू इधर गन की तरफ अगर लगेगा तो वो तो माइनस में होगा, इसीलिए माइनस का साइन लगाए हैं। अब समझ में आया। लेकिन फोर्स हमेशा इक्वल होता है, ये दिमाग में रख लीजिए। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स हमेशा बराबर होगा। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अमाउंट हमेशा आपको सेम होगा, बट डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। बात को समझ रहे हैं, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा, अमाउंट तो सेम होगा। फोर्स का अमाउंट क्या होगा, हमेशा सेम होगा। अब सवाल आता है कि एक्सेलरेशन का, कि यहाँ पर आपको मास जो दिख रहा है, आपको बुलेट का मास का बुलेट से बहुत ज़्यादा होता है मास, किस चीज़ का, गन का वेट और बुलेट का वेट में तो अंतर है ना, तो गन का क्या होगा, मास ज़्यादा है कंपेरिजन टू दी बुलेट, इसलिए हमको दिखता है कि एक्सेलरेशन ऑफ गन इज लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। अब सवाल समझ में आया। और इसलिए गन मूव्स ओनली अ लिटिल डिस्टेंस, गन थोड़ा सा छोटा सा ही डिस्टेंस, हल्का सा उठता हुआ दिखेगा, हल्का सा पीछे जाते हुए दिखेगा, बैकवर्ड एंड गिव्स ए बैकवर्ड, आपको जर्क देगा, थोड़ा सा जर्क देगा शोल्डर पर एक गनमैन को। जो गनमैन है, जो गन चला रहा है, जो फायर कर रहा है, उसको शोल्डर पर थोड़ा सा धक्का लगेगा। थोड़ा सा आपको, अगर गन सटा हुआ है कंधा से तो कंधा में तो चोट लगेगा, अगर नहीं भी लगा हुआ है तो गन अगर हम सीधा हाथ से फायर भी करेंगे तो हाथ हमको थोड़ा सा ऐसे पीछे होते हुए दिखेगा। वो इसलिए होता है कि फायर होते वक्त में क्या करता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ का जो एक्सेलरेशन लगता है वो बहुत ही कम होता है। अब सवाल समझ में आया। जितना ज़्यादा फोर्स हो, जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम होता है उसका एक्सेलरेशन। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको ये सवाल आता है। अच्छा, एक और आपको समझाते हैं। फ्लाइंग जेट, आपको एरोप्लेन्स और रॉकेट का आपको समझाते हैं एक एग्जांपल। ये आप एक बैलून है, इसमें क्या होता है, हम लोग इसको गैस भर दिए हैं। अब ये गैस क्या होता है, ये यहाँ पर आपको ये गैस जमा हो गया है, मतलब यहाँ पर आपको ये गैस सब जमा हो गया है, ठीक है। ये गैस जमा है, अब इसको, लेकिन हम इसको बांधे नहीं हैं, इसको खुला छोड़ दिए हैं। हम लोग कभी भी होता है ना, बर्थडे पार्टी कोई फंक्शन में हम लोग बैलून फुलाते हैं और उसको क्या करते हैं, फूक रहे हैं, लेकिन मुंह से गलती से हाथ से छूट जाता है, तो क्या होता है, वो इधर उधर डायरेक्शन में ऊपर भागने लगता है, वो इधर उधर डायरेक्शन में ऊपर भागने लगता है, ऊपर भागता है ना।
वो क्यों भागता है, बात को समझिएगा। वो जो फोर्स लगता है वो किसके, गैस के थ्रू। जो देखिए एक होता है बैलून का फोर्स होता है, मतलब एक बैलून का फोर्स होता है, एक गैस का फोर्स होता है, ठीक है। तो क्या करता है ना, तो गैस बाहर की तरफ इधर फोर्स भागता है, तो गैस बोलता है हम तो निकल गए, अब हम निकले, अब हम तुम्हारे ऊपर भी फोर्स लगाएंगे। तो गैस भी एकदम सेम अमाउंट में क्या करेगा, बैलून को भी फोर्स देगा। तो इसलिए बैलून क्या होता है, ऊपर की तरफ भागता है। आप समझ में आया कि ये क्या करता है, ये है बैलून, ठीक है। एयर पुश करता है, एयर पुश करता है बैलून्स को अप, और बैलून पुश करता है एयर को डाउन। बैलून क्या करता है, एयर को नीचे की तरफ पुश करता है, लेकिन एयर बोलता है कि अच्छा तुम हमको पुश किया नीचे, अब हम तुमको भी पुश करेंगे ऊपर। तो इसीलिए वो पुश होता है। उसी तरह एयर, जब भी आप रॉकेट देखते होंगे, जब भी सैटेलाइट जाता है, जितने भी आप लोग को देखते होंगे, अभी हाल फिलहाल में गया है, ठीक है, चंद्रयान गए, चंद्रयान 3, तो वो आप क्या देखें उसमें कि आपको रॉकेट के नीचे में आपको बहुत सारे गैस दिखता है, उसके अंदर में फ्यूल क्या होता है, फ्यूल का आपको एक कंब्यूजन होता है, और वो आपको क्या चीज़ में, आपको यहाँ पर गैस में आपको दिखेगा, आपको क्या चीज़ में दिखेगा, वो आपको गैस में बदलता हुआ दिखता है। और वो गैस क्या करता है, वही चीज़ है, ये इसको जो आग लगता है वो नीचे के थ्रू, आपको इधर एक आपको फोर्स लगा, आपको एक फोर्स क्या लगता है, इधर की तरफ से लगता है, तो एक फोर्स आपको गैस के थ्रू ऊपर भी मिलता है। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स की वजह से आपको रॉकेट क्या होता है, ऊपर की तरफ चलता है। यानी कि रॉकेट जो जाता है वो कौन सा, न्यूटन के कौन सा लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, थर्ड लॉज ऑफ मोशन। कोई डाउट यहाँ तक आपको ये कुछ आपको एप्लीकेशन थे जो आपको क्लियर हो गए होंगे कि इन जेट एयरक्राफ्ट्स हॉट गैसेज जो होते हैं वो ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अच्छा, वो जो आपको देखे होंगे ना, एक जेट एयरक्राफ्ट जो होता है जिसमें क्या होता है, आग लगा हुआ होता है, उसको ऊपर की तरफ फेंकता है, लेकिन फिर हम लोग नीचे की तरफ होता है। रस आउट ऑफ जेट रियर एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑफ गेट स्पीड, ठीक है। द इक्वल ऑफ अपोजिट रिएक्शन ऑफ द बैकवर्ड गोइंग गैसेस पुश द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड एट ए ग्रेट स्पीड। सीधी सी बात, इक्वल होता है और अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलेगा। जितना फोर्स हम लगाएंगे तो वो हमको क्या दिखेगा, इक्वल दिखेगा, लेकिन अपोजिट में दिखेगा, बैकवर्ड अपोजिट दिखेगा, कोई भी चीज़ का हमको उल्टा दिखेगा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग को वो पुश करता है कोई भी एयरक्राफ्ट को ऊपर जाने के लिए। कोई डाउट? चलिए अब हम लोग समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम हम लोग समझते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए अगर हम समझे तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि ये है, एक सेकेंड, ये है आपको रेड बॉल, क्या है, ये है रेड बॉल, और ये है आपको ब्लू बॉल। क्या आपको ब्लू बॉल है। अब ये क्या हो रहा है, अब ये आपको हो रहा है कि ये इधर आपको मूव कर रहा है। क्या हो रहा है, ये मूव किया, ये रेस्ट है, अभी रेस्ट में है, और ये भी रेस्ट में है। अब ये रेस्ट में है तो ये इसके साथ टकराया, ये इसके साथ टकराया, तो ये टकराया तो ये क्या होगा, अब ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये जो आपको यहाँ पर आ गया होगा ना, और ये आपको हो सकता है कि आपको आगे जाता हुआ दिखेगा, या हो सकता है साथ में चला जाए, या हो सकता है कि ये रुक जाए, ये ब्लू वाला रुक जाए और ये रेड पीछे चले जाए। अब हम लोग समझते हैं कि क्या होगा, बहुत सारे कंडीशन दिमाग में लगता है कि ऐसा क्या होगा जो हम लोग जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना था कि एक बॉडी, अभी हम हमको जस्ट समझाए थे कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर अगर हमको कोई फोर्स लगा रहा है तो इक्वल अमाउंट में हमको क्या मिलेगा, रिवर्स हमको एक्शन मिलेगा। यस और नो, एकदम सेम मैग्नीट्यूड का। तो मान लेते हैं दोनों का मास क्या होता है, दोनों का मास जो भी है, ठीक है। तो ये अगर देखते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा ना, तो हम लोग को क्या मिलता है, कंजर्वेशन मोमेंटम हमको ये मिलता है कि कंजर्वेशन मोमेंटम को ये कहता है, कंजर्वेशन मोमेंटम को ये कहता है कि जो टकराने से पहले का जो आपको मोमेंटम होगा, बात को सुनिएगा, जो टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा, ये जो टकराया नहीं होगा, जो टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा वो टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा वो बराबर होगा। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर से सुनिए, अब ये टकराया नहीं है तो अभी इसका कुछ और मोमेंटम निकलेगा, यस और नो। और जो टकराने के बाद का जो मोमेंटम आएगा वो अलग आएगा। अब वो कैसे अलग आएगा अभी हम इसको समझाते हैं। अब इसी को अगर हम प्रूफ करना चाहें तो ये एक रेड है, इसका एक अलग मास होगा, तो इसको मान लेते हैं m1 होगा, m1 इसके लिए मान लेते हैं, और इसका बिना टकराने से पहले ये एक रेस्ट में होगा तो हम इसको मान लेते हैं u1, ठीक है। इसको हम सीधा से बोलते हैं ना, u1 बोले, ये 1 हो गया है और ये 2 इसको लिखते हैं। ये सो 2, यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। इसका इनिशियल अभी जब टकराया नहीं है तो रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u होगा, और फाइनल वेलोसिटी आपको क्या होगा, टकराने के बाद या नहीं टकराने के बाद, ये चीज़ इसमें होगा। यस और नो, यहाँ तो कोई डाउट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसी तरह ब्लू का भी वैसा ही होगा। इसका मास क्या होगा, मास m2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं आपको, m2, ठीक है। और इसका लिख लेते हैं कि
इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो u2 होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो v2 होगा। यस और नो? यहाँ पे 1 और 2 लगा दिए हैं, यहाँ तो कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको आता है इनिशियल मोमेंटम और आपको एक आता है फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? टकराने से पहले वाला मोमेंटम, और एक होगा मोमेंटम कि टकराने के बाद वाला मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये कहा जाता है कि ये दोनों बराबर होंगे। अब वो बराबर कैसे होंगे तो इसको समझाते हैं। तो आपको क्या आएगा इसका, आपको अगर हम बताएं, अगर इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m1 u1, यस और नो, ठीक है, और एक होगा m1 आपको v1, यस और नो, होगा या नहीं होगा? यहाँ तो कोई डाउट? ये आपको हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, ये हो जाएगा आपको फाइनल मोमेंटम। m1 इंटू u1 होगा ना जी, और एक हो जाएगा m1 इंटू v1, ये होगा आपका इनिशियल मोमेंटम। दोनों का अगर सिर्फ इसका बता रहे हैं हम आपको, रेड वाला ये आपका रेड का है, ठीक है। अगर हम ब्लू का बताएं तो ब्लू का क्या होगा, इसका क्या होगा, आपको इनिशियल आपको क्या निकलेगा, इसका इनिशियल क्या होगा m2 u2, यस और नो, और इसका क्या होगा आपको, अगर फाइनल मोमेंटम निकालें तो m2 v2, यस और नो। फाइनल मोमेंटम इसका यही ना आएगा जी। तो इनिशियल आपको मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा? अब सवाल आता है कि इसको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? तो पहले इसको समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी बताएंगे कि अभी जस्ट हम लोगों ने समझा था कि फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो जितना फोर्स लग रहा है तो ए के थ्रू जो बी पर लग रहा है वो फोर्स, और बी के थ्रू जो लग रहा है ए पर वो फोर्स। अच्छा, एक तरफ का फोर्स लगेगा तो वो तो पॉजिटिव में आएगा, और एक तरफ इधर से जो लगेगा वो माइनस में आएगा, यस और नो? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक फोर्स जो ए से बी पर लग रहा है, यानी कि सीधा बात है ना, रेड से ब्लू पर, ये ए बी काट देते हैं, ये रेड से ब्लू पर और ब्लू से रेड पर, दोनों पे फोर्स लगेगा ना जी। एक टकराएगा तो एक फोर्स तो आपको रेड से ब्लू पर लगा, और एक फोर्स लगेगा जो ब्लू के टकराने के बाद ब्लू भी तो एक फोर्स रिटर्न में देगा, ठीक है, रेड पर। तो वो जो आपको जो फोर्स होगा, तो अब इसका हम लोग निकालते हैं कि ये क्या होगा, m1 इंटू एम ए के फॉर्म में अगर निकाले तो m1 इंटू a1 आएगा, यस और नो। फोर्स बराबर क्या होता है, F इजिकल टू ma होता है। अभी हम जस्ट समझाए हैं थोड़ा देर पहले आपको, F बराबर क्या होता है आपको ma, यस और नो, होता है या नहीं होता है? होता है ना, अभी आपको समझाए हैं। उसी तरह इसका भी अगर निकालेंगे तो m2 a2 आएगा माइनस का, यस और नो। चलिए, तो जब हम अगर इसको a के फॉर्म में अभी क्या समझाते हैं, a बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, t होता है ना। a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी होता है ना। तो अगर हम उसके फॉर्म में अगर लिखे तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और उसी को अगर हम इसको भी लिखें तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि m2 में से v2 माइनस u2 बाई टी, यस और नो, लिख सकते हैं। और जब हम लोग लिखेंगे तो एक चीज़ और, एक मिनट, जब इसको गुना, अच्छा टी और टी तो कैंसिल हो जाएगा, टी और टी तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि टी और टी यहाँ पे दोनों में नीचे में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का है तो माइनस का m2 इंटू v2 होगा, तो ये माइनस का होगा, सॉरी ये माइनस का होगा, और जब ये इसके साथ गुना होगा तो ये प्लस का आएगा m2 u2। यहाँ तो कोई डाउट? अब हम लोग उसको अरेंज कर ले, और ये भी गुना होगा तो ये भी आएगा m1 इंटू v1 आएगा, ये v1 से गुना होगा तो m1 इंटू v1 आएगा, और m1 अगर u1 से गुना होगा तो m1 इंटू u1 आएगा, यस और नो। अब क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस का जो m2 v2 है ना, इसको इधर ले आते हैं, क्या करते हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा m2 v2, यस और नो, और ये माइनस का m1 u1 इधर ले आते हैं। तो ये देखते हैं क्या हुआ, प्रूफ हो गया कि इनिशियल आपको मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, कि m1 इंटू v1। अभी हम आपको समझाए थे कि ये देखिए, अभी जस्ट बताते हैं आपको, ये देखिए m2 इंटू u2, m2 इंटू v2 लिखा हुआ है ना, m2 u2 और प्लस आपको इसमें दिखेगा। तो आपको दिख रहा है ये चीज़ आपको, कि इससे प्रूफ होता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम क्या होता है यहाँ पर, बराबर होता है। और ये आपको डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आएगा, ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आपको सारे जो भी आपको लॉज ऑफ मोशन बताए न्यूटन का, उसके ऊपर का न्यूमेरिकल्स बच गया, तो वो आपका न्यूमेरिकल्स होगा नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर को आपको शुरू से एक बार आपको रिवीजन करना है, एक बार अच्छे से एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, ठीक है, और एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए।